प्लस 3H2 और सॉरी आयोडीन है तो H2 ही हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा HI, और इसको बैलेंस करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा देखिए 3 मोल ऑफ H2 दिया हुआ है एंड 3 मोल क्या दिया हुआ है, आयोडीन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। ये एट इनिशियल होगा। अगर मैं इनिशियल पे बात करूं तो HI कितना होगा, जी 0 होगा। ठीक है, यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके। अगर आपके पास 3 मोल ऑफ H2 and 3 मोल ऑफ iodine are kept a 10 liter container if Kc for the reaction कितना दिया हुआ है 20 जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे 49, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडीन। हमने मान लिया कि एट इक्विलिब्रियम पे कुछ खत्म हो गया होगा। अगर कुछ खत्म हो गया होगा तो मैंने मान लिया यहाँ पे x खत्म हो गया होगा, तो ये 3x और 3 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि x खत्म होगा तो बचेगा कितना, इतना ही बचेगा। सर ओके, कैसे पता चलेगा? क्या चीज? हमने मान जैसे लिया कि x जो है खत्म हो गया, रिएक्शन के दौरान आने के लिए कुछ ना कुछ तो खत्म होना पड़ेगा। यस तो हमने मान लिया कि x मोल क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ये x मोल खत्म हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि ये एक एक मोल था और ये कितने मोल हो गए 2 मोल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? यस सर। फिर से देखिए, मैंने कहा कि भाई इनिशियल में इसके कितने मोल दिए हुए, 3 मोल दिए हुए, इसके कितने मोल दिए हुए 3 मोल दिए हुए, और इसके कितने 0 मोल है। हमने कहा कि इसमें से कुछ मोल जो है वो खत्म हो गए होंगे। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है, शुरू में तो उसके बहुत सारे मोल होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम आने पे कुछ मोल तो रिएक्टेंट के खत्म हो रहे होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम पे आएगा। हमने मान लिया कि वो कितने मोल खत्म कर रहा है, एक्स मोल, तो इसके पास बचेगा कितना 3 माइनस एक्स, इसके पास भी कितना बचेगा 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x। और पिछली क्लास में मैंने बताया था केसी का जो फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, किन्हीं को याद है? हाँ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हाँ, और डिवाइडेड बाय क्या था, रिएक्टेंट, और उसका कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां तक अगर जो आप लोगों को समझ में आए तो मुझे बताइए। यस ये I2 हो गए एक जगह, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है I2 लिख दिया। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए कि केसी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 49। तो मैं क्या 49 लिख सकता हूँ, केसी इक्वल टू 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आई की वैल्यू कितनी है 2x। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना था, हमने कंसंट्रेशन तो निकाला नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसके हमें जो है क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, वॉल्यूम से। आपको याद हो मैंने पिछली क्लास में बताया था, मोल को आप लोगों को क्या कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अगर यहां से देखिए सब में है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आपको मैं फॉर्मूला भी पहले लिख देता हूं यहाँ पे नीचे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केसी इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I2। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x/10, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x/10 का होल स्क्वायर। बोले क्लियर है तीसरी बात, कैसे लिखे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2x है बाय 10 है, यहाँ पे HI कर दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, H2 की जगह पे क्या मैं 3 - x/10 लिख सकता हूं।
इनटू क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स बाई 10। बोलिए यहां तक अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। नो नो देखिए ऊपर में 10 का स्क्वायर 100 है, नीचे 10 10 है, तो मैं कटा दूं, डायरेक्ट लिख दूं 49 इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? कैसे Yes, किया? sir. यहाँ पे भी 100 है, 10 इंटू 10 और ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो 10 10 कितना हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको कटा दिया। ओके, अब देखिए इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 49 इक्वल टू 2x माइनस 3x, दोनों साइड सेम है तो पावर हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। अब जैसे ही हम लोग इसको करेंगे तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स। ओके, अब यहां से हम लोग जो है क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 7x इक्वल टू 25 2x। और इसी चीज को इसको इधर ले जाए तो हम क्या लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 21 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 9 और इसको कटा दीजिएगा तो कितनी बार में कट जाएगा 7 और कितनी बार में 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 3 दूना 6 और 2.3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं यस सर 2.33 लिख सकते हैं। तो इतना मोल एक्स क्या हो गया होगा कंज्यूम हो गया होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर मोल ऑफ आयोडीन, आपको आयोडीन का निकालना है एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो कितने मोल बचे होंगे, तो इक्विलिब्रियम पे होगा तो टोटल मोल ऑफ आयोडीन कितना है, मोल ऑफ आयोडीन कितना है 3 मोल है। और जिसमें से आपने कितना खर्च कर दिया 2.3, तो रिमेनिंग मोल कितने बच जाएंगे, रिमेनिंग मोल एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 2.3। तो करीब करीब देखिए कितना आ जाएगा, आप 2.33 लीजिएगा तो 0.66 आ जाएगा, या 0.6 लिख देता हूं और इसमें देखते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है पहला यस सर क्वेश्चन? ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि किस टाइप से आपके एग्जाम में जो है इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए इसमें आप अगर जो समझ लेते हैं तो बस प्रोसेस है, बाकी चीजें जो है इसमें दिक्कत नहीं करेंगे। जैसे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब यहां पे कहता है कि मेरे पास 1 मोल ऑफ N2 है, ठीक है, यहाँ पे N2 है एंड 3 मोल ऑफ H2 है और ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2NH3। बोलिए क्लियर है? अब देखिए क्या कहता है 1 मोल ये दिया हुआ है और ये 3 मोल दिया हुआ है एट इनिशियल पे। ठीक है, अगर इनिशियल पे इतना दिया हुआ है, अब वो कहता है कि 25% ऑफ N2 कन्वर्ट हो जाता है। अगर यहां से 25% कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब है 25, अगर जो 100 मोल होता तो 25 कितना हो जाता, खत्म हो जाता, यानी कि 75 बचता। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर Yes, sir. इसको ना परसेंटेज को ना एक मोल के लिए निकालू तो क्या 0.25 मोल लिख सकता हूँ, हो गया हाँ 25 डिवाइडेड बाय 100, एक मोल के लिए हम एक से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 0.24 मोल। एट इक्विलिब्रियम पे इसमें कैलकुलेशन बड़ा जबरदस्त है, देखिएगा कैसे कैलकुलेशन आएगा, बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन आएगा।
एट इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 मोल होता तो 0.25 खत्म होता, लेकिन कितने मोल है? 3 मोल है, तो 3 माइनस 0.25 इंटू 3, और यहां पे कितने बन जाएंगे? 2 इंटू 0.25। सर बोल, 3 से डिवाइड क्यों किया सर? कहां पे हमने 3 से डिवाइड किया? सर 0.25 डिवाइड 3 डिवाइड किए, 0.25 इंटू 3 है। इंटू 3। सर ये 3 क्यों सर? 3 कहाँ से लिया आपने? देखिए, हमें अगर 1 मोल के लिए निकालना होता तो 0.2 आता, लेकिन इसमें एक्चुअल में कितने मोल है? 3 टाइम्स है। इसका मतलब है कि अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता? 3 मोल। अगर ये 0.25 बन रहा होता तो ये कितना खर्च हो रहा होता? 0.25। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मेरे पास ये ऐसा रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, मैं इस रिएक्शन को लिखता हूं। यहां से मैंने मोल कॉन्सेप्ट में आपको एक रिलेशन बताया था कि अगर मेरे पास स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, ध्यान से याद होगा तो, अगर ये 1 मोल खत्म होता तो ये कितने मोल खत्म होता? 3 3 मोल। और ये कितने मोल बनता? 2 2 मोल बनता। वेरी गुड। अगर जब यहाँ पे ये 1 मोल खर्च होता तो 1 मोल की वैल्यू 0.25 है, तो 3 मोल क्या 0.25 ही रहेगा? उसका क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी कितना हो जाएगा? 0.25। यानी कि इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से लिख दिया। ओके, अब वो कहता है कि केसी की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करते हैं, केसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को केसी के फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, केसी इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं ताकि कि हम जो है, केसी इक्वल टू NH3 पे पावर 3, सॉरी 2 है ना, ओके। और यहां पे हमारे पास N2 एंड 3H2 है, तो यानी कि जो है हमारे पास पावर 3 हो जाएगा। ओके, अब यहां पे हमारे पास NH3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 इंटू 0.25 टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। और N2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 माइनस 0.25। ठीक है, और H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके पास है 3 माइनस 3 इंटू 0.25 और डिवाइडेड बाई पावर 3। बोलिए, क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। बस हमने क्या करा कि उस प्रकार से जो है क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रयास करते हैं कि इसको 0.5 लिख दो, 2 इंटू 0.25, तो यानी कि 0.5 इंटू 0.5 ऊपर वाला। किन्हीं को इसमें अगर जो कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दीजिए। नीचे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.75। ओके, माइनस है, तो अगर मैं लिखूं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 0.75 का होल क्यूब। मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया ताकि कि आपको समझ में आ जाए। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू, मैं यहां से कटा देता हूं ताकि कि मुझे जो है, इसको हम लोग अगर जब कटाएंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये इससे जो कट जाएगा तो यानी कि 3 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.25 का होल क्यूब। बोलिए, क्लियर है? सर जब ऊपर कुछ बचा नहीं है तो सर ऊपर 1 क्यों लिया? अरे किसी चीज को डिवाइड करोगे तो 1 तो होता है। अगर आप मान लो 5 को 25 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या लिखोगे, 1/5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस तो तो वही सर आप। हमने लिखा। हाँ, ओके। बोलिए। ठीक है, ओके। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 2.25 इंटू 2.25 इंटू 2.25, और ऊपर में कितना हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 100
इंटू 100 इंटू 100। बोले, मैंने कहा ना ये कैलकुलेशन का खेल है। ओके, अब हम इसको कटाते हैं। अगर मैं इसको कटा दूं तो कितनी बार में कटेगा? 25 चौके 25 नमा, 25 चौके 25 नमा, 25 चौके 25 नमा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर आपका 2, 2 4, 2 6। ठीक है, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 64 तो कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है? ओके, यहां पे कितना हो जाएगा? 3 3, यानी कि 3 3 3 टू दी पावर 7 हो जाएगा। ओके, अब वापस से चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो है राइट आंसर कौन सा है। अच्छा, कहीं कैलकुलेशन गलती हो गई क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 0.25 इंटू 3, देखिए है ना? ओके, अब प्रोडक्ट में हमारा कितना है? 2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो है 2.5। ओके, कहाँ पे पावर कम आ गया? थ्री माइनस 0.75, 2.5 का होल क्यूब। पच्चीस दिया। एक्चुअल में इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड गलत हो गया। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन करता हूँ यहां से। एक बार वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास सही है ना? इनिशियल में 1 मोल है, ये 3 मोल है। कंसंट्रेशन से डिवाइड करना भूल गए थे, इसीलिए गलत आ गया। 4 लीटर से हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया है? ठीक है, ओके, हम सबसे पहले कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया? ओके, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 4, या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 0.75 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 0.25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 4। ओके, काफी लंबा समय लग जाएगा इसमें। ओके, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगा? मैं डायरेक्ट वैल्यू, अच्छा एक बार लिख भी देता हूं तो आप कहोगे। तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? N2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 टू द पावर 3। तो एन जो NH3 का होल स्क्वायर है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 0.75 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। N2 का हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, कितना कितना हमने पेज ऐड कर दिया। क्या हो गया? जितना गलत की ओर है। अरे यार, आप लोग भी कहोगे सर कैसे कैसे कर रहे हो आज। ओके, 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। और नीचे में N2 की वैल्यू कितनी है? 0.754। और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 0.25
इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ ताकि कि जो है आपके सामने ये क्लियर रहे। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, ऊपर वाले को। ओके, अब नीचे वाले को हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो है 0.75 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 माइनस 0.25 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 4 का होल क्यूब। अच्छा, ये देखिए यहां से 2 और यहां से 2 रह जाएगा, मतलब है 2, यहां से 4 कटा दूं, 3 4 है, इसका मतलब क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, मैं अगर ऐसा लिख दूं, होल को हटा के ऐसा लिख दूं, इस पे पावर 3 और इस पे मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, इस 2 को कटा दिया, तो यानी कि हमारे पास क्या बच गया 0.25 इंटू 0.5। अच्छा, ये जो 4 है और ये जो 4 है इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर में ले गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितने बच गए 0.75, और यहां से मैंने जो है कटा दिया 0.5 से, यानी कि जो है कितनी बार में कट जाएगा आपका, पॉइंट से पॉइंट गया 25 दिया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट, यानी कि जो 75, यानी कि कितना हो जाएगा 2.75 का होल क्यूब हो जाएगा। ओके, अब वापस से जो सॉल्व करते हैं, तुम्हारे पास कितना आ गया 16 अलग से आ गया, पहले 6 आ रहा था, ये 4 तो 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा कि 3, और ये जो है कितना आ जाता है कि जो है 3 टू द पावर 9, यानी कि जो है 9, और इस प्रकार से जो हमारा कितना हो जाएगा 16 इंटू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2.75 इंटू 2.75, और ये कितना हो जाएगा 2.75 इंटू 3, ऊपर में कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। इसको कटा देते हैं, ये पॉइंट हटाने के बाद ये कट जाएगा, तो कितनी बार में 25 चौके 25 नमा, 25 चौके 25 नमा, और ये कितना हो जाएगा 25 चौके 25 नमा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं तो 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, बोले यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अच्छा, अच्छा, इसी सर चीज को क्यों निकाल क्या बोले, ये 3 कैसे लिखा? सर कंसंट्रेशन क्यों निकाले? कंसंट्रेशन क्यों निकाले? ये यस सर। कंसंट्रेशन पे ही तो लिखते केसी की वैल्यू, आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में एन बाई वी एक्टिव मास निकाल के, तो एन बाई वी के फॉर्म में ही हमने निकाला था। ठीक है सर, इसके हाँ जी, नीचे फोल क्यों है सर? सर ये नीचे 2.25 आना था। ओके, अभी भी कटाओगे तो 2.9 ही आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहां से कटाओ तो देखिए 2 टू दी पावर्स को 4 लिख सकते हैं, और इसको 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 4 2 6 2 8 2 10 हो गया, यानी कि 2 टू दी पावर कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगर यहां से देखिए इसका मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 2 6 2 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे एक और वैल्यू हमारे पास है 0.7 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाता है, तो टोटल जो है 3 टू द पावर कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन वाला ये जो है सवाल था, इसीलिए जो है इतना टाइम लग गया। ओके, अब इतने ज्यादा बड़े कैलकुलेशन है नहीं, तो इसलिए उतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमारे पास देखिए क्या कहता है SO2 प्लस NO2, और ये क्या हो रहा है SO3 प्लस NO गैस बना रहा है। कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द दिस रिएक्शन इज 16, आपको दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 16 है, फॉर इफ 1 मोल ऑफ ईच फोर gases is enclosed in the vessel of volume 1 liter, find the equilibrium concentration of NO। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO कितना हो जाएगा। हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, SO2 गैस प्लस NO2 गैस। ओके,
और हमारे पास कितना हो जाएगा, SO2 गैस प्लस NO2 गैस, और यहां से हमारे पास कितना है, SO3 एंड NO3। प्लस NO गैस, ठीक है, ओके। अब वो कहता है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 16 इफ 1 मोल ऑफ ईच गैस इज इनक्लोज। इसका मतलब है कि इसमें कह रहा है कि 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये एट इनिशियल पॉइंट पे, या इसको कह दो एट टाइम टी, यानी कि सर कुछ सब। हाँ जी, ये पॉइंट क्वेश्चन ये पॉइंट आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो 0 0 होना चाहिए। उन्होंने कहा कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 16 इफ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ 4 गैसेस, यानी कि सभी के सभी गैसेस के लिए कितना लेना है, 1 मोल लेना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको शुरू में इनिशियल की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि कभी ऐसा समय आया होगा जब ये भी 1 मोल हो, ये भी 1 मोल हो और ये भी 1, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा होगा, या तो फिर क्या हो रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं। अगर यहां से ये हमने माना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये एक्स इसका जो है क्या हो रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। तो ये भी कितना हो रहा होगा, एक्स खत्म हो रहा होगा। तो बन कितना रहा होगा, 1 प्लस एक्स, और ये कितना बन रहा होगा, 1 प्लस एक्स। बोले इतनी सी बात क्लियर है? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको लिखूं, इसका कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कितना है, 1 लीटर, तो इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम पे। अगर मैं कहूं कि इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 बाय एक्स माइनस 1, 1 बाय एक्स माइनस 1, सर डिवाइडेड बाय 1, 1 बाय एक्स प्लस 1, 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम यानी कि केसी की बात करूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या SO3 और इनटू क्या हो जाएगा, NO, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, SO2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, NO2। ओके, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। हमारे पास क्या है, 1 बाय 1 प्लस एक्स, और यहां भी क्या है, 1 प्लस एक्स, नीचे में कितना है, 1 माइनस एक्स, और यहां पे हमारा कितना, 1 माइनस एक्स। अच्छा देखिए ध्यान से, केसी की वैल्यू हमने जो है क्या ले लिया है, 16 ले लिया है, तो ये यहाँ पे हम 16 लिख देते हैं। ओके, अच्छा यहां से देखिए, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 16 इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, तो इसका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस टोटल पे स्क्वायर लिख दूं। क्या ये समझ में आ गया? यस बोलिए। ओके, अब अगर जब मैं लिखूं तो 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इधर रूट कर देंगे। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जो है इसको 1 को हम लोग इधर ले चलते हैं, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 5x। ओके, मैं एक पेज ऐड कर देते हैं, तो 3 इक्वल टू 5x, या 5x इक्वल टू कितना हो गया, 3, तो x की वैल्यू 3/5, इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3, 0.6। ओके, अब वो कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो NO का कितना होगा। तो आपने माना कि X उसका खत्म हो रहा है, तो इसके टोटल मोल कितने, 1 मोल है, तो उसमें से 1 मोल 0.6 खत्म हो गए, तो बचेगा कितना, तो 0.4। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.4 मोल पर लीटर। क्या समझ में आ गया? बोलिए, क्लियर है? फिर से समझा दें? Point यस सर। हाँ जी, और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये 0.6 आंसर आया, हमने इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NO का पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास इक्विलिब्रियम का मतलब है क्या, कि रिएक्टेंट में कुछ बच गया होगा, तभी तो जितना इधर बन रहा होगा इतना बैकवर्ड डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है क्या हो रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा। अगर जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो रहा होगा, तो हमने कहा कि भाई एक्स मोल बनने के बाद ये हो रहा होगा,
तो आप कहोगे कि सर 1 मोल था, 1 में से हमने x घटा दिया तो हमारे पास कितना बच गया, तो x की वैल्यू 0.6 आई और x की जगह पे हाँ जी वरुण इसके उल्टा भी सर, इससे उल्टा भी हो सकता है सर। कैसे? अगर SO2 सर, जैसे आपने 1 माइनस एक्स लिखा है, तो सर इसकी जगह 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अगर वो कहता है कि नहीं इधर साइड से रिएक्शन हम, अगर आप जनरली हम रिएक्टेंट को ही तो खत्म करेंगे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आप कभी कोई रिएक्शन बनाओगे तो रिएक्टेंट को खत्म करोगे या रिएक्टेंट को बनाओगे? ठीक है, खत्म करो। हाँ खत्म करोगे तो ये कम होगा या ज्यादा रहेगा? कम तो सर होगा। कम, इसी कारण से जो हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ के। क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ के, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि के की वैल्यू अगर जब डिक्रीज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आएगा, देखना ध्यान से। अगर जो आपके पास एप्लीकेशन है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पता करना है तो आप देखो के, अगर मेरे पास 4 के दिया हुआ है और उसमें से पूछा कि मुझे कौन सबसे ज्यादा आपका जो है क्या है के की वैल्यू जो है ज्यादा है या कम है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि किसकी जो है आपकी रिएक्टिविटी मतलब जो स्टेबिलिटी ज्यादा है। वही कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस व्हेन के डिक्रीजेस। अगर आपके पास रिएक्टेंट का के ज्यादा होगा, आपको मैंने बताया था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ जो भी चीजें थी, बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू जो है, इस प्रकार से मैंने जो है आपको बताया था। ओके, अगर मेरे पास के की वैल्यू, भी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, ये याद रखना कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा कब, जब के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जितना कम के वैल्यू होगा उतना जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या आप कह सकते हो कि के की इंक्रीज कर दिया तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ज्यादा जल्दी बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, या सिंपल शब्दों में याद रखना, के की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रिएक्टेंट स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर के इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सॉरी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैंने के डिक्रीज कर दिया तो इसको इंक्रीज कर दिया। अगर के इंक्रीज होगा तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहे तो आप बता सकते हो कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन द फ्लोइंग ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो K1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻24 दिया है, K2 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 2.5 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है। मुझे बताइए कि कौन सा K की वैल्यू ज्यादा है, K1 या K2? K1 K1 ज्यादा है। अगर K1 ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने क्या कहा कि K1 एंड K2 की वैल्यू हमें दी हुई है, ध्यान सुना, 1 इंटू 10⁻24 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है। हम यहां से देख सकते हैं कि K1 की वैल्यू बड़ी है इन कंपैरिजन टू K2, ठीक है। ओके, अगर मैं यहां से कह सकता हूं कि K1 की वैल्यू K2 से बड़ी है, आपको मैंने बताया कि K1 अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अब कहोगे सर हम कैसे देखें, किसके हिसाब से, हम यहाँ पे किसी एक टर्म को मान लेते हैं, हम यहाँ पे रिएक्टेंट ले लेते हैं समझाने के लिए, हम आपको क्या ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, रिएक्टेंट का टर्म ले लेते हैं। अगर मैंने क्या कहा था कि के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। फिर से ध्यान से देखिए, हमने, अब कहोगे सर प्रोडक्ट का क्यों नहीं लिए, आप रिएक्टेंट का, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है तो मेरे को मतलब जज करना मेरे लिए आसान होगा। अब अगर जो मेरे पास प्रोडक्ट में 3-4 टर्म है तो मैं किसको किसको वो करूंगा,
तो इसीलिए हमने क्या करा कि यहाँ पे ले लिया। ओके, अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करना है तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो के की वैल्यू किसकी कम है, तो कहोगे K2 की, यानी कि आपका जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, X2, और फिर जो है क्या हो जाएगा, XO। क्या ये बात समझ में आई? या आप सिंपल शब्दों में याद रख सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज कराना है रिएक्टेंट का तो के को डिक्रीज करना है, रिएक्टेंट में स्टेबिलिटी को बढ़ाना है के को डिक्रीज करना है, प्रोडक्ट में आपको अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करना है तो के को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या ऐसे याद रख सकते हो, प्रोडक्ट में हमारा दोनों चीज इंक्रीज होता है, के भी इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। रिएक्टेंट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि के डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, के डिक्रीज करेगा के इंक्रीज करेगा तो रिएक्टेंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करेगा। बोलिए ये बात समझ में आया? तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा पहले, तो एक छोटा सा टर्म यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कभी Q और K में जो है अंतर पूछेगा, कहोगे सर कि यहाँ पे हमने क्या करा है, एक रिएक्शन लिखा, तो कहोगे सर दोनों में तो सेम ही चीज लिखा है। यहाँ भी सर Q इक्वल टू, मेरे पास अगर मैं कहूं मेरे पास रिएक्शन है M1A प्लस M2B इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1C प्लस N2D। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या लिखा कि क्वेश्चन के लिए Q के लिए, तो हमारे पास तो अभी भी वही होगा, प्रोडक्ट का लिखेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर N1 एंड D का कंसंट्रेशन टू द पावर N2, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A टू द पावर M1 एंड B टू द पावर क्या हो जाएगा, M2। सिमिलरली अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं K, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो कहे कोई बच्चा पूछेगा कि सर अंतर क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या अंतर है? सर NM। बाकी तो सारी चीजें सेम ही, देखिए ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या है, बिल्कुल सेम। अंतर ये है कि जो रिएक्शन कोशेंट होता है वो किसी टाइम भी निकाल सकते हो, एट एनी स्टेज, बट के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तभी निकलेगी, यहां हमने मान लिया वो अलग बात है, ये इक्विलिब्रियम आपको कंडीशन देगा, जैसे कि मैंने आपको कई पिछले क्लास में कराया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा तभी आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज जो भी वैल्यू निकालोगे आपका वो क्या निकलेगा, रिएक्शन कोशेंट निकलेगा। फिर से ध्यान सुना, मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास के की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे निकलेगा तो उसको हम लोग कह देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इससे पहले या इससे बाद में निकालते हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिएक्शन कोशेंट कह देते हैं। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? सर पता कैसे चलेगा अभी ये रिएक्शन कौन? ओके, अच्छा ये इनका कहना है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम में कब गया, ये आपको गिवन कंडीशन रहेगी कि जो है हमारा जैसे भी आपको बताया ना कि इक्विलिब्रियम में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, एक्स से, अगर हम एक्स नहीं ले रहे हैं उससे पहले ही हम कह दे रहे हैं कि वह है, तब वहां पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोशेंट आपको यूज आ जाएगा। ओके, अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर है के एंड क्यू की, तब तो समझ जाना कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर वहां पे क्यू की वैल्यू बड़ी है तो समझ जाना कि बैकवर्ड में जो है क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और अगर जो के की वैल्यू बड़ी है तो समझ जाना रिएक्शन कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस, यानी कि जो है रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, मुझे केसी की वैल्यू दी हुई है, तो केसी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6 इंटू 6 मोल लीटर -2 एंड लीटर स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि भाई क्यू निकाल लेते हैं, हमें क्योंकि क्यू ये नहीं पता कि इक्विलिब्रियम कब है, लेकिन उन्होंने ये दे दिया कि इक्विलिब्रियम पे वैल्यू इतनी है। वो कहता है एट सर्टेन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ N2 H2 एंड NH3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए NH3 की वैल्यू कितनी है, 0.3 है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.3 का होल स्क्वायर। नीचे में N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1, और NH3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3 का होल क्यूब। बोलिए क्लियर है? सर Yes, sir. 0.2। अच्छा, मैंने गलत वैल्यू लिख दिया क्या, 0। यहाँ पे 0.2। बोलिए क्लियर है अब?
यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा? 0.09 इंटू 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा देखिए, यहां से 2 जीरो हटा दे तो आपके पास ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100। बोलिए, क्लियर है? 2 जीरो से तो ये जीरो कट गया, लेकिन यहाँ पे जो इनके इनके से ऊपर ले गए। अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं 25 और 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब इसको हमने सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा? 225 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो है बताओ, केसी से वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब है कि केसी से वैल्यू बड़ी है क्यू की। अगर क्यू की वैल्यू बड़ी है, हमने आपको बताया कि अगर क्यू की वैल्यू बड़ी है तो वो कैसा हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसा जा रहा होगा? बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन हो रहा होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी टाइम पे अगर दिया रहेगा तो क्वेश्चन निकलेगा, अगर इक्विलिब्रियम पे दिया रहेगा तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है इन द रिएक्शन रिएक्टेंट इज लीस्ट स्टेबल। आपको बताना है कि कौन सा लीस्ट स्टेबल हो। मैंने आपको बताया कि के की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। दूसरा मैंने क्या कहा, के की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या करेगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये बताया। अब हम देखते हैं, क्योंकि मुझसे पूछा है लीस्ट स्टेबल। अगर जो लीस्ट स्टेबल पूछा है तो के जिसका सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा के किसका है? तो कहोगे K1 का। तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा K1। फिर देखिए किसका है? K2 का। फिर किसका है? K3 का। एंड फिर किसका है? K4 का। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। क्या इसी टाइप के आपको जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा? बोले, क्या ये बात समझ में आई? यस। किन्हीं को अगर यही चीज आपको, ये सारे छोटे छोटे टर्म है, इनको याद रखना है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। मैं अगर जो सिंपल शब्दों में समझाऊं कि एक मोल मतलब इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो खत्म हो रहा है एक मोल में से, उसी को कह देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसको हम लोग क्या करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। सर रिपीट करना पीछे वाला। मैं जस्ट 1 मिनट मैं आपको समझाता हूं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस, इसको मैं फिर से आऊंगा, चिंता मत करना, अभी जस्ट 1 मिनट। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सब्सटेंस इज डिफाइन द फ्रैक्शन ऑफ इट मॉलिक्यूल डिसोसिएटिंग एट गिवन टाइम, या इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट। एक मोल में कितना मोल जो है वो कितना डिसोसिएट हो रहा है। जैसे आपको मैं कहूं कि अभी जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाऊं कि मेरे पास दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 0.1। इसका मतलब है इनिशियल में अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितने होंगे? 0 होंगे। ओके, बोलिए, क्लियर है? यस। अगर मैं कहूं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए 0.4 मोल क्या हो रहा होगा? खत्म हो रहा होगा। तो ये कितना मोल बन रहा होगा? 0.4। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि कितना मोल जो है रिएक्टेंट का खत्म हो रहा है आपका जो है इक्विलिब्रियम में आने के लिए, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। आप कैसे निकाल अल्फा की वैल्यू? तो हम अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? ऊपर में हम लोग लिखते हैं डिसोसिएट, नीचे में जो है टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स इनटू डिसोसिएट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। या यही चीज हमने जो लिखा हुआ अभी है कि टोटल जो है कितना हो जाएगा? ये अल्फा की वैल्यू है। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, मैंने वही लिखा है। और ए नोट क्या है? इनिशियल में आपके पास कितना मोल दिया था। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्या थोड़ा बहुत आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आ गया?
अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं कि 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना जो है अमाउंट आपका डिसोसिएट हो रहा है या खत्म हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसोसिएटेड आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ रिएक्टेंट, कितना टोटल मोल जो था आपका रिएक्टेंट का। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो दिया है PCl5 का जो है आपका कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इस बार 1 मोल नहीं है, आपके पास कितने मोल है, C मोल है। कुछ भी दे सकता था। मैं अगर इसी चीज को आपको एक और तरीके से समझाऊं, मेरे पास PCl5 गैस और यहां से हमारे पास कितना आ गया, PCl3 गैस प्लस Cl2। अगर मैंने इस बार कहा कि भाई यहाँ पे 2 मोल दिए हुए हैं, तब क्या करते, अगर आपके पास 2 मोल है, 1 मोल में 0.4 खत्म होता, तो 2 मोल में कितने खत्म होते, 0.8। क्या फिर से समझ में आया कैसे मैंने किया? अगर मेरे पास 2 मोल है, ये हमेशा याद रखना कि कितने मोल के लिए निकलता है, ओनली फॉर 1 मोल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब भी निकलेगा वो कितने मोल के लिए निकलता है, 1 मोल के लिए। अब यहाँ पे 2 मोल है, 1 मोल में 0.4 खत्म हो रहा था, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 0.8। यहाँ पे बनेगा भी कितना, 0.8, और ये भी कितना बन जाएगा, 0.8। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे कितना मोल दिया है, C मोल दिया है एट इनिशियल, ठीक है। अगर मेरे पास इनिशियल में कितना मोल दिया हुआ है, C मोल दिया हुआ है, ओके। अगर मेरे पास C मोल दिया हुआ है तो ये कितना होगा, 0, क्योंकि इनिशियल में। एट इक्विलिब्रियम पे अगर मेरे पास कैसा कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा, 1 मोल होता तो अल्फा खत्म होता, C मोल है तो कितना खत्म होगा, C minus alpha. हाँ, C माइनस C अल्फा हो जाएगा। बोलोगे क्यों C? क्योंकि मैंने कहा है 1 मोल अल्फा है तो टोटल आपके पास C मोल है, तो मुझे बताओ कि टोटल कितना खर्चा हो रहा होगा। 1 मोल में अगर अल्फा खत्म हो रहा है तो 2 मोल में कितना होगा, तो कहोगे 2 अल्फा। अगर मैं कहूं कि इसी की जगह C मोल में कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे, C अल्फा। बोलिए, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, तो वही कहता है कि आपके पास C मोल अल्फा, तो यहाँ पे बन कितना रहा होगा, C अल्फा, और ये भी कितना बन रहा होगा, C अल्फा बन रहा होगा। अगर मुझे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे तो मैंने लिख के ही दे दिया है, अगर आपके मोल के टर्म में दिया रहता ये वैल्यू, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इनिशियल में कितना मोल था, टोटल मोल C मोल था। नंबर ऑफ मोल कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, जो मोल अल्फा की वैल्यू आती है, यानी कि जो है 1 2 जो भी डिसोसिएट होके आता, उसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लेते। जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास PCl5 और यहां से PCl3 प्लस Cl2 है, ठीक है, ओके। अब मुझसे कह रहा है कि ये 1 मोल है एट इनिशियल पे। अब मैं कहूं कि अगर इक्विलिब्रियम पे तो कितना मोल खत्म होगा एट इक्विलिब्रियम पे, आपको अल्फा दिया हुआ भी है, कितना दिया हुआ है, तो कहोगे 1 माइनस 0.4, क्योंकि ये 1 मोल और 1 मोल का ही दिया हुआ है, 1 माइनस, ये बनेगा कितना, 0.4, एंड ये भी कितना बनेगा, 0.4। वो कहता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ PCl5 PCl3 एंड Cl2, आपको बताना है सबका, कब, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होगा। तो आपके पास अगर यहाँ पे कितना दिया, 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 1, 0.4 डिवाइडेड बाई 1, 0.4 डिवाइडेड बाई 1। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे PCl5 कितना हो गया, 0.6 मोल पर लीटर, ओके। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे PCl3 कितना हो जाएगा,
0.4 मोल पर लीटर। सिमिलरली Cl2 कितना हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे ना 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको एक बार जो है सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इन्हीं को जो है आगे बताएंगे किस प्रकार से जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है।